आज के मुख्य समाचार। भारत पाक सीज फायर से हिमाचल में लौटी रौनक। तनाव में शक्तिपीठ चामुंडा मंदिर, समय बदला, श्रद्धालु घटे। निगम की बसों का किराया बढ़ा, जनता में विरोध। हिमाचल में बेमौसम बारिश का कहर। गेटी थिएटर में युवा पेंटर रजत शर्मा की पेंटिंग एग्जीबिशन। हिमाचल प्रदेश में फिर बदला मौसम। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बौद्ध जयंती कार्यक्रम में की शिरकत। सीज फायर उल्लंघन पर ठियोग विधायक का बड़ा बयान। अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की चहल पहल एक बार फिर बढ़ने लगी है। लंबे समय से तनावपूर्ण माहौल और सीमाओं पर बढ़ते खतरे के कारण खाली पड़े होटल धीरे धीरे भरने लगे हैं। राजधानी शिमला, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, चायल, कसौली और नारकंडा सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रविवार को भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे। हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर ने बताया कि हालात सामान्य होने के साथ ही सैलानियों ने हिमाचल की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी ऑक्यूपेंसी करीब 35% तक पहुंच गई है। अगले सप्ताह तक 70% तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल्लू मनाली क्षेत्र, जहां बीते 20 दिनों से पर्यटन सीजन बेहद सुस्त था, अब उम्मीद की नई किरण दिख रही है। मनाली के पर्यटन कारोबारी गौतम ठाकुर ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद बुकिंग रद्द होने लगी थी और कारोबार चौपट हो रहा था, लेकिन अब सीज फायर की घोषणा के बाद लोगों ने फिर से छुट्टियों की प्लानिंग शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पहले जहां वीकेंड पे 2000 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंचते थे, अब यह संख्या घटकर 1000 से 1100 तक ही रह चुकी है, लेकिन अब तेजी से रिकवरी की उम्मीद है। कोकसर घाटी में भी बर्फ के बीच पर्यटकों ने सोमवार को जमकर मस्ती की, जबकि मौसम खराब होने के बावजूद पर्यटन लगातार पहुंचते रहे। होटल व्यवसायियों और स्थानीय लोगों को विश्वास है कि अब पर्यटन सीजन गति पकड़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित बुद्ध जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने शांति, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन और उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्य के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने राज्य में बौद्ध संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बौद्ध भिक्षुओं और स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जो बुद्ध की शिक्षाओं और हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाती थी। आज का यह पावन दिवस केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। एक ही दिन में ये 3 महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है। राजकुमार सिद्धार्थ जब भोग विलास और वैभव को छोड़कर केवल इसलिए घर त्यागते हैं कि वह संसार के दुखों का कारण जान सके, तो यह इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणास्पद घटना बन जाती है। 6 वर्ष की तपस्या और आत्म मंथन के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह बुद्ध कहलाते हैं, तो वह क्षण केवल एक व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन नहीं, बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला क्षण बन जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें 4 सच्चाइयों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का अंत हो सकता है और उसे अंत तक पहुंचने का
एक रास्ता भी है। इस रास्ते को अष्टांग मार्ग कहा गया है। यहाँ हमारी सही सोच, सही आचरण और संतुलित जीवन जीने की दिशा सिखाता है। उनका धर्म ना किसी संप्रदाय में बटा था, ना वर्ग में। उनका धर्म केवल करुणा, समानता और आपसी सौहार्द का था। उन्होंने यह भी समझाया है कि इस दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कुछ भी इसमें स्थायी नहीं है। आज के समय में जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं और तनाव में रहते हैं, तब उनका यह संदेश हमें शांति, संतुलन और सच्चे सुख का रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा था, आपो दीपो भव, जिसका अर्थ है स्वयं अपने दीप बनो। यही आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है, जो आज के युग में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। आज जब विश्व में हिंसा, असहिष्णुता और आत्मविश्वास का वातावरण है, तब बुद्ध की वाणी हमें शांति और करुणा का मार्ग दिखाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बसों के किराए में बढ़ोतरी की है, जिससे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करना महंगा हो गया है। अब साधारण बसों का किराया 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया है, जो उत्तराखंड 2.20 रुपये और जम्मू में 1.33 रुपये से अधिक है। इस फैसले के बाद राज्य में किराए के विरोध में आवाजें उठने लगी है। पहले न्यूनतम किराया 5 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि लंबी दूरी के किराए में भी लागू की गई है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। HRTC वर्तमान में लगभग 1650 करोड़ रुपए के घाटे में है। हर महीने निगम को 55 करोड़ रुपए डीजल और बसों की मरम्मत पर खर्च किए जाते हैं, जबकि कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन पर 60 करोड़ रुपए का मासिक खर्च है। निगम की मासिक आय 70 करोड़ रुपए है, जो खर्चों का पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। राज्य सरकार हर साल 360 करोड़ रुपए की ग्रांट देती है, लेकिन यदि यह सहायता नहीं मिलती तो निगम के लिए संचालन मुश्किल हो सकता है। HRTC के 96% रूट्स घाटे में चल रहे हैं। निगम ने घाटे वाले रूट्स को निजी ऑपरेटरों को सौंपने की योजना बनाई है। इसके अलावा निगम ने 701 नई बसों की खरीद की योजना बनाई है, जिसमें 327 इलेक्ट्रिक बसें शामिल है, ताकि सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके और लागत में कमी लाई जा सके। पथ परिवहन निगम मजदूर संघ के उपाध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि निगम की कमाई का अधिकांश हिस्सा पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह में चला जाता है, जिससे निगम को घाटे से उभारने की आवश्यकता है। सर्व कर्मचारी यूनियन के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने भी निगम के बढ़ते घाटे पर चिंता व्यक्त की है। HRTC के प्रबंध निदेशक निपुण जिंदल ने कहा कि किराए में 15% की बढ़ोतरी की गई, जिसे लागू कर दिया गया है। निगम घाटे से उभरने के लिए अधिकारी और कर्मचारी दिन रात एक कर रही है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य सरकार को परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और निगम की सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित ऐतिहासिक गेटी थिएटर में इन दिनों कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर युवा और उभरते हुए चित्रकार रजत शर्मा द्वारा आयोजित पेंटिंग एग्जीबिशन में कला और प्रकृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। यह एग्जीबिशन न केवल शिमला वासियों के लिए बल्कि देश और विदेश से आए पर्यटकों के लिए भी एक खास आकर्षण बन चुकी है। इस पेंटिंग एग्जीबिशन में प्रदर्शित अधिकतर चित्र प्रकृति से प्रेरित है। पहाड़ों की शांत सुंदरता, बहती नदियों का संगीत, घने जंगलों की रहस्यमयता और ग्रामीण जीवन की सरलता को रजत ने अपने रंगों और ब्रश के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से कैनवास पर उकेरा है। पेंटिंग्स को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे दर्शक खुद किसी पर्वतीय घाटी में खड़ा हो और प्रकृति की शांति को महसूस कर रहा हो। रजत शर्मा शिमला के चौपाल के रहने वाले हैं और बचपन से ही प्रकृति के करीब रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने बचपन से ही पहाड़ों, जंगलों और नदियों को देखा है। ये मेरे जीवन का हिस्सा रहे हैं। मेरी कोशिश यह रहती है कि मैं अपने अनुभवों को रंगों के माध्यम से लोगों के सामने रख सकूं, ताकि लोग प्रकृति के महत्व को समझे और उसे सुरक्षित करने के लिए प्रेरित हो।
मैंने थीम मैक्सिमम जो पेंट किया है वो नेचर से रिलेटेड थीम रही है मेरी, और स्पिरिचुअलिटी से मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे टेम्पल्स पेंट किए हैं। और मैं पांचों कैलाश की पेंटिंग मैंने बनाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कैलाश मानसरोवर की पेंटिंग है, ये ओम पर्वत की पेंटिंग है, और ये हिमत कैलाश की पेंटिंग है, और ये सामने केदारनाथ जी की पेंटिंग है, और ये हमारा शिमला से जाखू की पेंटिंग है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। राज्य के कई क्षेत्रों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ भागों में तेज तूफान को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 17 मई तक मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बीती रात राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्य बारिश दर्ज की गई। लाहौल स्पीति और कुल्लू जिलों में एक दिन की धूप के बाद शनिवार देर रात से फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। लाहौल के रोहतांग और कुंजम दर्रे में बर्फबारी के कारण ऊंची चोटियां सफेद चादर से ढक गई। राजधानी शिमला में भी बीती रात बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया, लेकिन तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां तेज हवाओं और तूफान की संभावना जताई गई है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित प्रमुख शक्तिपीठों पर देखा जा रहा है। सुरक्षा कारणों से ही श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम मंदिर के कपाट अब रात 10 बजे के बजाय शाम 8 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही मंदिर में होने वाली आरती का समय भी बदलकर अब शाम 6 बजे कर दिया गया है। हालांकि ज्वालामुखी और कांगड़ा के ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में पूजन और कपाट बंद करने का समय फिलहाल पूर्ववत ही रहेगा। तनाव के माहौल का सीधा असर श्रद्धालुओं की संख्या पर पड़ा है। सामान्य दिनों में हजारों श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले मंदिरों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। ज्वालामुखी मंदिर में बीते कल 4000 श्रद्धालु पहुंचे। चामुंडा मंदिर में यह संख्या घटकर 700 रह गई। कांगड़ा मंदिर में भी गिने चुने श्रद्धालु ही दर्शन के लिए पहुंचे। ज्वालामुखी मंदिर परिसर में डीएसपी आरपी जसवाल ने निरीक्षण कर सुरक्षा के सख्त निर्देश जारी किए। मंदिर में अब नारियल ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल होमगार्ड की तैनाती भी की गई है। एक ही गेट से प्रवेश और निकास की व्यवस्था लागू की गई। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। चामुंडा मार्केट प्रधान अमित मेहता के अनुसार श्रद्धालुओं के कम आने से होटल और दुकानदारी पर बुरा असर पड़ रहा है। पहले से ही कई होटल बुकिंग रद्द कर चुके हैं और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। एसडीएम ज्वालामुखी डॉक्टर संजीव शर्मा ने मंदिर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे किसी लावारिस वस्तु को न छुए और मंदिर प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। मंदिर परिसर और बस स्टैंड तक घोषणाओं के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। शिमला के ठियोग विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। विधायक ने सरकार से मांग की है कि वह इस गंभीर मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दे और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि यह समय है जब केंद्र सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। का स्वागत। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे चर्चा करने वाला हूं और मुझे मालूम है कि आपकी जानकारी में भी ये बात निश्चित तौर पे है। 2023 में टर्की में भयंकर भूकंप आया और भारत पहला राष्ट्र था जिसने वहां ऑपरेशन दोस्त शुरू किया और अंकारा में सबसे पहले भारत की एनडीआरएफ की टीम पहुंची। हमारा फर्ज था, क्योंकि मानवता का सवाल था। हमने गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन भेजकर, जो मलबे में लोग फंसे थे क्योंकि बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई थी, तो भारी संख्या में
कैजुअलिटीज हुई, मलबों में लोग फंसे थे। हमने निकालने का जो है पूरा प्रयास किया और निकाले भी। और हमने अपना जो किसान ड्रोन है उसे मॉडिफाई किया और दवाइयां और खाने पीने की जो वस्तुएं वो हमने जो है भेजी। और हमें उसका जो प्रत्युत्तर है, अभी जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उस राष्ट्र ने हमें धन्यवाद देने के बजाय सबसे पहले अपनी ड्रोन की जो खेप है वो पाकिस्तान भेजी। और बहुत सारे ड्रोन जो तुर्की निर्मित थे वो हमने गिराए भी हैं। हमारा जो डिफेंस सिस्टम था हमने गिराए भी हैं। और पाकिस्तान के साथ तुर्की की जो मिलिट्री संबंध उनके रहे। और अभी जो 5th जनरेशन फाइटर है उसके निर्माण में भी पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम करें। और ये नहीं कि हमें मालूम नहीं था, क्योंकि 2018 में कराची में 17,000 टन का फ्लीट टैंकर का जो निर्माण हुआ वो तुर्की ने किया। और अक्सर तुर्की में पाकिस्तान के जो सैनिक जाते हैं और वहां ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है, उसके बावजूद भी जब मानवता पे बात आई, क्योंकि हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और हमने जायज था, हमारी सरकार ने मदद की, होनी चाहिए थी, लेकिन उसका हमें क्या जवाब मिला। आज एक मूलभूत प्रश्न है कि क्या हमें ऐसे देशों को जो संकट के समय अगर हमारी मदद ना करें, निष्पक्ष भूमिका भी निभा सकते हैं, ऐसा करने के बजाय जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उनकी खुलकर मदद करें। क्या हमें अपनी विदेश नीति पे पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है? हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश ने बागवानी को गहरा झटका दिया है। करसोग से बागवानी से जुड़े जयलाल ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार हुई लगातार बारिश से न केवल स्टोन फ्रूट्स, आड़ू, पलम, खुरमानी आदि को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि सेब की फसल भी पूरी तबाह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जहां एक और किसान और बागवान जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, वहीं इस बार की बेमौसम बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जयलाल ने सरकार से अपील की है कि वे बागवानों को हुए नुकसान का जल्द आकलन कर राहत पैकेज जारी करे, ताकि बागवानी से जुड़े हजारों परिवारों को राहत मिल सके। उन्होंने चेताया है कि यदि समय पर मदद नहीं मिली तो आने वाले वर्षों में कई बागवान बागवानी छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर फलों की गुणवत्ता में गिरावट और उत्पादन में भारी कमी के चलते बाजारों में भी हिमाचली फलों की उपलब्धता कम हो सकती है। बताना चाहता हूं कि इस बारी लगातार, वैसे तो लगभग पिछले 3-4 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में, कभी अपर हिमाचल में, कभी लोअर हिमाचल में मौसम जो है परिवर्तन की वजह से बागवानों का विशेषकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस बारी भी जैसे आप देख रहे हैं कि मई का महीना चल रहा है और मई महीने में हम कड़क धूप में की जगह बरसात का महसूस कर रहे हैं कि बरसात आरंभ हो गई है, जिस वजह से मोस्टली हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बहुत सारा नुकसान झेलने को सामने आया है। ऊपरी क्षेत्र में जब फूल पड़ने थे सेब में, तो उस वक्त ठंड होने की वजह से पहले ही सेब में सेटिंग नहीं हो पाई। जो निचला हिमाचल है, लोअर हिमाचल में कुछ फसल ठीक है, लेकिन ओलावृष्टि होने की वजह से वहाँ भी भारी नुकसान पहुँचा है।
तो ये प्राकृतिक आपदा है, तो ये तो सरकार को भी देखना चाहिए कि क्योंकि हमारी मुख्य यहाँ की हिमाचल प्रदेश की जो इनकम है, जो जिस पे हम निर्भर करते हैं किसान बागवान, वो कृषि ही है, बागवानी ही है। तो हमारा इस बारी का जो नुकसान है बहुत ज़्यादा है। यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं करसोग क्षेत्र से संबंधित हूँ। करसोग क्षेत्र हमारा लो एल्टीट्यूड क्षेत्र है, वहाँ की जो ऊंचाई है वो 4000 से 6000 फीट की है। तो हमारे जो किसान बागवान है वहाँ हमारी सेटिंग तो इस बारी अच्छी हो गई थी, फूल भी अच्छे पड़े थे, लेकिन दुर्भाग्यवश ओलावृष्टि होने से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे क्षेत्र के बागवान छोटे किसान हैं, किसी के 100 बॉक्स, किसी के 200 बॉक्स या 500 बॉक्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बॉक्स होते हैं। 100 बॉक्स जिसके होते हैं उसको नेट जाली लगाना, उसको अफोर्ड करना, उसके लिए साधन जुटाना थोड़ा संभव नहीं होता है। इसलिए वो परमात्मा पर ही निर्भर करता है कि जो परमपिता परमात्मा करेगा वो ठीक है, देखा जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के किसान, जैसे सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र में जिन लोगों ने केसीसी बना रखी है, केसीसी में एक प्रावधान होता है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हमारे बागवान हैं, अगर ऐसा कोई नुकसान होता है तो केसीसी के माध्यम से हम लोग इंश्योर्ड होते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें सभी किसानों को वो अनुदान जो हमें कवर मिलता है इंश्योरेंस का, वो नहीं मिल पाता है। तो वो कवर मिलना चाहिए और समय पे मिल जाना चाहिए। उठाने हैं वो तो उठा लिए, बाकी कदम तो सरकार को उठाने हैं। स्टोन फ्रूट हमारा इस बारी लगभग ना के बराबर है, क्योंकि जब स्टोन फ्रूट पे फूल पड़े थे तो उस वक्त ठंड पड़ गई, ठंड होने की वजह से स्टोन फ्रूट ना के बराबर हुए। बाद हम लोगों का एप्पल जो है ना टूटना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक भी ना तो यूनिवर्सल कार्टन या कार्टन की जो नीति बनाई है वो हमें उपलब्ध करवाया गया है। दूसरा, टेलीस्कोपिक कार्टन पिछली वर्ष भी कहा गया कि ठीक है, अगर किसी के पास पुराना बचा है तो उसको यूज़ कर लीजिए। वो भी लोगों ने, जिनके पास पुराना स्टॉक था, वो यूज़ कर लिया गया है। लेकिन अभी जो है यूनिवर्सल कार्टन हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। गत वर्ष भी ये हुआ कि जिन लोगों ने 20 किलो से ज़्यादा की मात्रा में सेब अपने कार्टन बॉक्स में डाला, उसमें वो कटौती की गई, क्योंकि उन लोगों को जो पैसा मिला वो 20 किलो के हिसाब से मिला, जो कि उचित नहीं है। तो सरकार को कोई ठोस नीति बनाते हुए जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र को यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध करवा देने चाहिए।